गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर आपका चल रहा था यूनिट एंड डायमेंशन का। तो उसमें क्या है कि जो यूनिट एंड डायमेंशन जो है लगभग आपका फिनिश हो गया। आप उसमें उसको अब और नहीं पढ़ाएंगे ज़्यादा। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है बेसिक मैथ का ही है अभी थोड़ा सा, क्योंकि जो मैंने डेमो क्लास में पढ़ाया वो क्या है, केवल साइन थीटा कॉस थीटा मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक वाला पार्ट पढ़ाया था केवल। अब कुछ और टॉपिक भी है, हम पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, लॉगरिथमिक होता है, या फिर आप लोग एक्सपोनेंशियल होते हैं। तो सब भी होते हैं, बेसिक मैथ में आते हैं। ये मैथ वाले तो क्या है, मैथ में डिटेल में पढ़ लेंगे, लेकिन बायो वालों के लिए जो हम पढ़ा रहे हैं उतना ही आपको पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना कुछ भी। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालें आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। ये पूरे पूरे चैप्टर होते हैं मैथ के अंदर, तो मैथ वाले बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इनको, लेकिन फिजिक्स में जितना यूज होता है उतना मैं आपको पढ़ा देता हूँ। तो सबसे पहले बात आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो जो इक्वेशन जिसमें जो पावर होती है एक्स की कितनी होती है, 2 होती है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हो द इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर इज 2। द इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर इज 2 क्या कहलाती है आपकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। 2 इक्वेशन होती है, जैसे एग्जांपल लिखें आप लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या कंडीशन लगाई जाए कोई, इसके लिए कंडीशन क्या है, ए नॉट इक्वल टू 0। ए 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 हो गया तो फिर क्या बचेगा आपके पास, ये बी एक्स प्लस सी। तो क्वाड्रेटिक नहीं, इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, फिर एक पावर की इक्वेशन है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कंडीशन है इफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या होगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जहां पे स्मॉल ए जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोलते हैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। स्मॉल बी जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी एक कोई कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। जैसे और बहुत सारी इक्वेशन, जैसे आप लोगों को एग्जांपल लिख लो सब, ये 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है, इसलिए ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ये सब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स, ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है, ये सब जो है। अब हमारा जो इंटरेस्ट है इसमें जो है वो है आपके इसके रूट्स निकालने के, है ना। रूट जानते होगा आप लोग, 0 जिसे बोलते हो, है ना। तो रूट जो एक बात और यहाँ पे कि जितने ऑर्डर की इक्वेशन होती है, जो पावर होती है ना हाईएस्ट पावर, इसको ऑर्डर बोला जाता है, उतने क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो 2 रूट्स होंगे, एक्स क्यूब होता तो कितने होते, 3 रूट। तो जो रूट नंबर ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ इक्वेशन। ऑर्डर मतलब हाईएस्ट पावर इसे बोलते हैं आप लोग। तो ये बात लिख लो यहाँ पे, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ एन इक्वेशन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इक्वेशन। तो जितने ऑर्डर की इक्वेशन होती है उतने ही क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। तो हम जो है इसके क्वाड्रेटिक के रूट्स देखते हैं आप लोग, तो लिखेंगे रूट्स या फिर सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन ही बोल सकता हूं मैं इसको, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो आपको अगर एक क्वेश्चन दी हुई है आप लोगों की, ये रूट्स और ये जीरोज क्या होती हैं, जब समझते हो अगर आप लोगों को, तो एक्स की वो वैल्यू जो होती हैं जो इस इक्वेशन को क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं। रूट्स आर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन, है ना। ये लिख लो चाहो तो, रूट्स आर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन। तो दी गई इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करती हैं, वो क्या कहलाते हैं, रूट्स कहलाते हैं,
अगर इसके दो रूट से मान लो 1 और 2, तो 1 भी क्या करेगा इसको सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि 1 इसमें रखने पर LHS RHS दोनों क्या हो जाएं, सेम हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तो उसको सेटिस्फिकेशन बोलते हैं, सेटिस्फाई बोलते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर इसके रूट निकालने आपको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है ना, भारतीय वैज्ञानिक जो क्या नाम है, श्रीधराचार्य। मतलब आपको वही याद रखना है इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फिजिक्स में वही यूज होता है। तो इसके जो रूट फाइंड किए जाते हैं यूजिंग श्रीधराचार्य फॉर्मूला, रूट्स फाइंड यूजिंग श्रीधराचार्य फॉर्मूला ना। अब स्पेलिंग पता नहीं क्या बनी है इसकी, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो ये क्या होता है कि जो रूट्स होते हैं x इक्वल टू क्या आते हैं, माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन 2a। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है बस, है ना, इसको याद रखना है। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो यही आपको याद रखना है पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्योंकि जो फिजिक्स में जो यूज होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही फॉर्मूला बार बार यूज करते हैं। तो जैसे आप लोग यहाँ पे इसमें थोड़ा और पढ़ा देते हैं थोड़ा सा, ये जो b² माइनस 4ac है, इसका नाम होता है एक डिस्क्रिमिनेंट, है ना। तो ये वर्ड होता है डिस्क्रिमिनेंट, कैपिटल डी। तो ये कैपिटल डी क्या चीज है, ये होती है आपके पास b² माइनस के 4ac, ये होता है कैपिटल डी इक्वल टू b² माइनस 4ac। जो रूट्स की जो नेचर है वो रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, इक्वल होंगे, वो किस पे डिपेंड करता है, b² माइनस 4ac पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो b² माइनस 4ac, क्योंकि ये रूट आ रहा है इसके अंदर, अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो रियल होती है, और ये क्वांटिटी नेगेटिव आ जाए तो क्या होती है फिर इमेजिनरी, है ना, ये बात है। तो इसमें केस बना देते हैं यहाँ से, केस नंबर 1, केस नंबर इफ d इज ग्रेटर देन 0। d ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, पॉजिटिव। अगर कोई चीज ऐसा लिखा हुआ है मतलब इसका मतलब क्या है, वो पॉजिटिव नंबर है। 0 से बड़े क्या होते हैं, पॉजिटिव, और 0 से छोटे क्या होते हैं, नेगेटिव। तो d इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन क्या है, 0। तो रूट्स आर रियल, है ना, और क्या होंगे, इक्वल होंगे या फिर डिफरेंट होंगे, डिफरेंट। तो दो रूट्स मिलेंगे यहाँ पे, एक प्लस साइन लेने पर, दूसरा क्या माइनस साइन लेने पर। तो यहाँ पे लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। ठीक है, और कौन कौन से होंगे, एक बार प्लस साइन लेंगे आप लोग, प्लस साइन लेंगे तो x1 बोल रहा हूं मैं इसको, तो माइनस के b प्लस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आ जाएगा। और माइनस साइन लेंगे इस फॉर्मूले में, इसमें तो क्या आएगा यहाँ पे, माइनस के b, तो यहाँ पे आएगा x2 आएगा, फिर आपका माइनस के b माइनस आएगा यहाँ पे b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपके दो रूट्स बन जाएंगे x1 x2। ठीक, केस नंबर 2 देखते हैं यहाँ पे, केस नंबर 2 क्या बनेगा, केस 2, केस 2 है इफ b² माइनस या फिर d इक्वल टू क्या आ जाए, 0 आ जाए, मतलब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। कई बार आपसे केवल रूट्स का नेचर पूछ लेता है कि भाई बताओ ये एक क्वेश्चन दी हुई है, इसके रूट्स कैसे होंगे, तो आपको क्या निकालना है, b² माइनस 4ac, उसकी वैल्यू देखने क्या होगी वो। तो अगर ये आपका है कि d इक्वल टू 0, तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे, है ना, क्योंकि ये वाला पार्ट बचेगा ही नहीं बिल्कुल भी, ये 0 हो जाएगा। तो जो भी बचेगा कितना बचेगा, माइनस के b/2a। ठीक है, तो आप लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल मतलब x1 एंड x2 बोथ आर इक्वल एंड इक्वल्स टू माइनस के b/2a, ये बन जाएगा x1 एंड x2 इक्वल टू माइनस के b/2a, क्योंकि ये वाला पार्ट 0 हो गया है। केस नंबर 3, केस नंबर 3 देखो, अगर आपका d लेस देन 0 हो जाए, इफ d इज लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, यहां से लिख लिया करो, नेगेटिव होता है इसका मीनिंग। ठीक है, तो b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। ठीक है, तो देखो ये क्या होगा यहाँ पे, तो इस वाले केस में रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे और डिफरेंट होंगे,
ठीक है। और ये बात भी याद रख सकते हो कि इमेजिनरी रूट ऑलवेज क्या होते हैं, डिफरेंट ही होते हैं, इक्वल कभी नहीं हो सकते वो, ठीक। तो रूट्स आर इमेजिनरी एंड डिफरेंट, रूट्स आर इमेजिनरी एंड डिफरेंट, ठीक है। तो इमेजिनरी होंगे और क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। और ये आप बात ये जानते हो आप लोग, इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, जब रूट के अंदर क्या जाता है, नेगेटिव। चाहे थोड़ा सा कहीं लिख लो यहाँ पे, ये जो -4 है तो इसका ये क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होते हैं। रूट के अंदर नेगेटिव आना क्या कहलाता है, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इमेजिनरी है ये, इमेजिनरी नंबर है ये, क्योंकि आप इसका रूट फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन इसको आप ऐसा लिख सकते हो कि 4 का रूट और इंटू क्या है, -1 का रूट। और -1 को क्या बोला जाता है, आयोटा, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो, ये जो है 4 का रूट इंटू आयोटा, ठीक है। तो जहां पर वेयर -1 का रूट जो आया क्या किसके इक्वल है, आयोटा, ठीक है। तो इसको आयोटा बोलते हैं। और यह बस आपने फिजिक्स में इतना याद रखो, अगर नेगेटिव के अंदर रूट के अंदर नेगेटिव आता है तो वो नंबर कैसा है, इमेजिनरी। बाकी मैथ वाले तो क्या है, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर नाम से चैप्टर आता है ना, उसमें a + आयोटा b पढ़ते हैं आप लोग। a इसका रियल पार्ट है और b क्या है, इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ये मैथ वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। तो ये सब चीज जो पढ़ाई जाएगी आपको पूरी डिटेल में। जैसे अब लॉग है, लॉग आपका चैप्टर है मैथ में, और हम अपने लिए क्या क्या छोटा सा टॉपिक है, उसकी प्रॉपर्टीज याद रखनी है बस अपने को, तो उतना ही काम होगा। तो ये आपका -1 आ जाएगा रूट आयोटा के इक्वल। अब इसे 1-2 एग्जाम्पल कर दो, इसको सोल्व करो आप लोग। क्या है, इससे पहले की ओर देख लो, जो सम ऑफ रूट्स होता है x1 + x2 किसके इक्वल आता है, b/a, है ना। तो सम ऑफ रूट्स x1 + x2 ये होता है b/a के इक्वल, ठीक है ना। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है, बताओ, c/a, माइनस और आएगा, सॉरी माइनस के b/a आता है ना, माइनस आता है। और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स x1 एंड इंटू x2 वो आता है c/a पॉजिटिव में। तो ये बात भी आप ध्यान रख लेना थोड़ा सा, b/a और c/a। इसके बाद एक क्वेश्चन करें, फाइंड रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशंस, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। दो इक्वेशन लेता हूं यहां पे मैं, इन इक्वेशन की आपको रूट्स फाइंड करने हैं। पहला है आपके पास x² + 2x + 1 = 0, है ना, बहुत आसान है ये। और दूसरा है आपके पास 2x² + 3x + 4 = 0। इनके रूट फाइंड करने हैं अपने को। तो आप जो आप करते हो यहाँ पे, जो करते आए हो, क्या करते हो आप लोग, इसको 2 पार्ट्स में क्या करते हो, ब्रेक करते हो कुछ ऐसा। लेकिन हमेशा हो जाए जरूरी नहीं है। तो क्या करना है अपने को, सिद्धाचार्य पे ज्यादा ध्यान देना है। और सिद्धाचार्य तो क्या है, लगेगा ही लगेगा, चाहे आप इसको ब्रेक कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, आपकी मर्जी है। हालांकि तो पता है क्या लिखा हुआ है, ये x + 1 की होल स्क्वायर लिखा हुआ है। फिर भी आप इसको किससे निकालो, सिद्धाचार्य से निकालो, ठीक है। क्योंकि मेन हमारा जो यहाँ पे मोटिव है वो है आपका सिद्धाचार्य फॉर्मूला यूज करना, किस तरह से यूज किया जाता है। तो आपका पहला जो आप लिख देता हूं यहाँ पे सॉल्यूशन, क्या दिया हुआ है, x² + 2x + 1 = 0। उससे पहले भी आप चेक कर लिया करो कि कई बार केवल इतना क्वेश्चन आएगा कि इसके रूट चेक करो किस तरह के हैं। तो क्या निकाल लो, d निकालो। तो आप d जो आएगा इसका आएगा b² - के 4ac। यहां बताओ a कितना है, 1, b कितना है 2 एंड c कितना है 1। तो d की वैल्यू निकाले, b² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस के 4, a कितना है यहाँ पे 1 और c कितना है 1, तो क्या गया 0। तो रूट क्या होंगे इसके, इक्वल होंगे, है ना। तो रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। अब इक्वल रूट होते हैं तो क्या होते हैं, x1 x2 दोनों ही क्या होते हैं आपके माइनस के b/2a होते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस के b कितना है आपका यहाँ पे 2 अपॉन
2, ए कितना है 1, तो आंसर आएगा -1। ठीक है। और वैसे भी आप क्या करते हैं इसका, अगर ये इसने करते हो क्या करते हैं, x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 0, तो यहां से भी x कितना निकलता -1। ठीक, तो बात तो वही है। तो आप सीधा 4 ऐसे करें इसको। सेकंड वाले करो, चलो सीधा 4 फॉर्मूला यूज करो। क्या दिया हुआ है 2x² + 3x + 4, 2x² + 3x + 4 = 0। ये करो आप लोग। तो इसमें पहले लिख लो, स्मॉल a क्या है 2 है, स्मॉल b क्या है 3 एंड c क्या है 4। तो d निकाल के देखो कैसे होगा, b² - के 4ac, b² मतलब 3² - के 4, a कितना है 2 और c कितना है 4, तो आ जाएगा -9 और यहाँ कितना बचेंगे ये 32, मतलब -23 बचेगा ये, मतलब b² - 4ac की वैल्यू आ गई -23। अब d नेगेटिव है तो रूट क्या होंगे, इमेजिनरी और डिफरेंट, तो आप लिखेंगे रूट्स आर इमेजिनरी एंड डिफरेंट, रूट्स आर इमेजिनरी एंड डिफरेंट। ठीक है, तो डिफरेंट होंगे और इमेजिनरी होंगे। तो अब कितने कौन कौन से होंगे ये भी निकाल लेते हैं। तो बताओ क्या आएगा आपका, x1 आएगा आपके पास, जो यहाँ पे क्या आएगा -b मतलब 3 माइनस प्लस यूज कर लेते हैं, b² - 4ac की वैल्यू निकाल चुके आप पहले ही, तो डायरेक्ट यूज कर लो -23 का रूट अपॉन 2, a कितना है आपका 2, तो आएगा आपके पास -3 प्लस, इसको क्या लिख सकता हूं मैं √23 इंटू आयोटा, है ना, क्या आप लिखेंगे आयोटा √23 अपॉन 4, ये बन जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हो इसको वही -23 है, इसको 23 का रूट और -1 का रूट लिख सकते हो, इसको क्या लिखते हो फिर आप लोग आयोटा, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो -3 प्लस आयोटा √23। और अगर प्लस साइन लेंगे तो क्या बचेगा, डायरेक्ट लिख दूंगा इसको मैं अब -3 √23 आयोटा बाई 4, तो ये दो रूट आएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, तो दोनों इमेजिनरी होते हैं ये। ठीक, और इमेजिनरी रूट होंगे तो दो रूट बनेंगे ही बनेंगे, फिक्स है वो। रियल रूट जो है इक्वल हो सकते हैं, इमेजिनरी रूट कभी इक्वल नहीं होते। तो ये हो गया। तो ये वैसे इतना ही आपको याद रखना है, मतलब मेन मकसद मेरा जो है केवल श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करना सिखाना था, और कुछ नहीं, वही यूज होता है फिजिक्स में बस। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है बायनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, हेडिंग डालो बायनोमियल एक्सप्रेशन। नोमियल एक्सप्रेशन, तो बायनोमियल एक्सप्रेशन क्या है, वो एक्सप्रेशन जिनमें केवल 2 वेरिएबल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं बायनोमियल एक्सप्रेशन, है ना। द एक्सप्रेशन विच है ओनली 2 वेरिएबल, लिख लो क्या होते हैं यहाँ पे, द एक्सप्रेशन विच हैव ओनली 2 वेरिएबल, जिनमें केवल 2 वेरिएबल होते हैं। जैसे ये सब जो है एग्जाम्पल के फॉर्म पर लिख लो, x + y की पावर कितनी 2, तो ये बायनोमियल एक्सप्रेशन है। और x + 1/y की पावर 3, इस तरह जितने भी होंगे आपके पास वो सब x² + 1 टाइप कुछ भी लिख दो, इसकी पावर 4 कर लो, तो ये सब क्या है बायनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं इनको। अब इनका एक्सपेंशन कैसे करना है, इनको खोलते कैसे, उसके लिए एक फॉर्मूला है। जैसे आपको पता होगा, आप जानते हैं a + b, लिख देता हूं चलो मैं, a + b का होल स्क्वायर जानते हो ना, क्या आता है a² + 2ab + b²। आप a + b की पावर होल क्यूब जानते हो, है ना, इसका फॉर्मूला भी याद होगा आपको, a³ होता है 3a² + 3ab² + b³, इस तरह बनता है। अगर मैं कहूं आपसे a + b की पावर 5 बताओ क्या है, तो याद नहीं होगा आप लोगों को। लेकिन अगर आपको ये मैं एक फॉर्मूला इनको खोलने का तरीका बता दूं कि किस तरह इनको एक्सपेंशन किया जाता है इस बायनोमियल एक्सप्रेशन का, तो आप इसकी वैल्यू रख देंगे वहां पे और बी की, आप इसको खोल सकते हो, चाहे आपको 100 पावर क्यों ना दे तब भी आप उसका मान निकाल सकते हो, है ना। तो उसके लिए क्या है, नेक्स्ट है आपके पास बायनोमियल एक्सपेंशन, किस तरह से इनको खोला जाता है बायनोमियल एक्सपेंशन।
बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है आपको। x प्लस वाई की पावर n लेते हैं, चाहे फिर a प्लस बी की पावर n ले लो, आपकी मर्जी है। जैसे यहाँ पे मैं ये लेता हूँ a प्लस बी लेता हूँ, चलो यहाँ पे a प्लस बी की पावर क्या लेना हो, n ले रहा हूँ। ठीक है, a प्लस बी की पावर n। तो देखो समझ लो पहले क्या करना होता है इसको। तो आपको पता है जैसे आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर किया तो a स्क्वायर आती है पहले टर्म, तो यहाँ पे क्या आएगी, a की पावर n आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे a की पावर n आएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास a की पावर n। ठीक है, और यहाँ पर जैसे b की पावर, यहाँ पे फिर b की पावर आएगी 0 और नीचे लगेगा आपका 0 का फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल नहीं समझ में आया आप लोगों को? फैक्टोरियल जानते हो आप लोग? नहीं जानते? आप नहीं जानते ना, तो क्या करें, फैक्टोरियल भी समझा देता हूँ पहले, क्योंकि इसमें फैक्टोरियल यूज हो रहा है। तो एक इसको छोड़ो साइड में, पहले फैक्टोरियल समझो क्या चीज है। ठीक है, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल एक वर्ड होता है फैक्टोरियल। इसको इस तरह शो करते हैं, इसको बाद में देखेंगे। अब या तो इस एल टाइप से या फिर इस तरह से शो किया जाता है फैक्टोरियल को। ये फैक्टोरियल क्या वर्ड होता है? फैक्टोरियल जो है एक पॉजिटिव इंटीजर का फाइंड किया जाता है। जैसे मैं बोलूं 5 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल 5 का मीनिंग होता है 5 और 5 से लेस देन जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है उन सबका मल्टीप्लिकेशन। तो 5 तो है ही आपके पास, 5 से छोटा क्या होगा 4, फिर क्या होगा 3 2 1, इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 120। मल्टीप्लाई कर लेना इनको। मैं बोलो फैक्टोरियल 3 बताओ कितना आएगा, तो 3 2 1 ये चीज है। तो फैक्टोरियल क्या है इसको अलग से पढ़ लेंगे। तो फैक्टोरियल इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर विच आर लेस देन इक्वल टू n, है ना। कोई n का नंबर का आपको फैक्टोरियल निकालना है तो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या होता है, वो मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर आपको यहाँ पे फैक्टोरियल 2 निकालना है तो क्या करेंगे 2 into 1। तो ये बात है, यहाँ इस बात लिख लो यहाँ पे, फैक्टोरियल ऑफ n पॉजिटिव ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर n, पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल n इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर which are equal to n or less than equal to n, which are equal to n and less than n, स्मॉल n। तो ये आपका इसके बेसिक डेफिनेशन होती है। अगर आपको फैक्टोरियल n निकालना है, या फिर इसको ऐसा लिखा मिलेगा आपको यहाँ पे, और इस तरह से भी कैसे भी मिल सकता है। अगर आपको फैक्टोरियल n निकालना है, इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू आती है हमारे पास n, इससे छोटा क्या होगा फिर n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, लास्ट बताओ क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि लास्ट सबसे छोटा इंटीजर क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर 1 होता है। ओके, अब इसे 5 का क्या था हमने, 5 4 3 2 1, तो जो ये खत्म कहाँ पे होता है, हमेशा 1 पे होता है। और कोई पॉजिटिव इंटीजर n है, उसका अगर आपको फैक्टोरियल निकालना है तो इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो 5 का अगर निकालना है तो 5 4 3 2 1, लास्ट में 1 बचता है। अगर n का निकालना है तो n से एक छोटा, फिर एक और कम करते चले जाओ तो लास्ट में क्या बचेगा, 1 ही बचेगा ये। तो इस तरह से ये फैक्टोरियल होता है किसी भी चीज का। इसे अब एक दो याद रख लो। जैसे आप मैं बोलूं यहाँ पे फैक्टोरियल 1 कितना आएगा बताओ, 1 ही आएगा ये तो। कल फैक्टोरियल 2 कितना आएगा, 2 into 1 मतलब कितना 2। फैक्टोरियल 3 कितना आएगा, 3 2 1 मतलब 6। फैक्टोरियल 4 कितना आएगा, 4 3 2 1 मतलब कितना आएगा ये 24। फैक्टोरियल 5 कितना आएगा, 5, इसके बाद कितना 4, यहाँ पे कितना 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो यह आ जाएगा 120। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है।
और देखो अभी यहाँ पे लिख देता हूँ और एक दो बातें और यहाँ पे फैक्टोरियल की। फैक्टोरियल जीरो कितना है बताओ? फैक्टोरियल जीरो 1 आता है ना? तो याद रखना है ये फैक्टोरियल जीरो आता है 1, याद रखना है। कैसे आता है ये समझाता हूं मैं आप लोगों को कि भाई आप फैक्टोरियल एन है, इसको क्या लिख सकते हो? एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, ये लिख सकते हो, लिख सकते हो। कैसे? इसे आपको फैक्टोरियल 5 दिया हुआ है, क्या लिखते हो इसको आप लोग? 5 4 3 2 1। ये क्या चीज है? फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 5 को आप लिख सकते हो 5 इंटू फैक्टोरियल 4। वैसे ही आप फैक्टोरियल एन को अगर लिखना है अपने को तो एन बाहर निकाल लो और एक कम का क्या लगा दो? फैक्टोरियल लगा दो। अगर इसमें अब मैं क्या पुट कर दूं? इफ एन इक्वल टू 1, बताओ क्या आएगा? फैक्टोरियल 1 इंटू 1, ये क्या आएगा यहाँ पे? फैक्टोरियल 0, ये आएगा। तो यहां से फैक्टोरियल ये तो 1 होता है, ये है, ये क्या है आपका? फैक्टोरियल 0। तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी कितनी होती है? 1 होती है, याद रखना है अपने को। इस तरह प्रूव कर सकते हो आप इसका कि यहाँ पे इसी में क्या पुट कर दो? n इक्वल टू 1 पुट कर दो। तो यहाँ से फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, याद रखना है, ये 0 नहीं होती उसकी वैल्यू। तो ये एक वर्ड है यहाँ पे फैक्टोरियल जो यहाँ पे यूज होता है बायनोमियल एक्सपेंशन में। तो ये आप नोट कर लीजिए पहले, है ना? अलग से साइड में कर लो चाहे कहीं पे, या इसी में कर लो बायनोमियल में ही। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू याद रख लेना 1 होती है। अब आते हैं बायनोमियल एक्सपेंशन पे कि बायनोमियल एक्सपेंशन में क्या करना होगा। मुझे पहले पढ़ाना चाहिए था लेकिन वो दिमाग से निकल गया। तो इधर देखो बायनोमियल एक्सपेंशन, तो मैं बोल रहा था अगर आपको a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन करना है, n की वैल्यू चाहे 10 रख दो तो भी आप कर पाओगे। क्या होगा यहाँ पे? सबसे पहला काम क्या होता है? a की पावर n रखते हैं और b की पावर 0 रखते हैं। जो b पे पावर होती है ना वही उसका फैक्टोरियल का डिवाइड करते हैं, ये ध्यान रखो बस। नेक्स्ट क्या है? ये n को आप यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई करते हैं और इस पे से एक पावर कम करते हैं और इस पे एक पावर रेज करते हैं। तो यहां से एक पावर कम करके बताओ क्या आएगा? n माइनस 1। और b की पावर कितनी बन जाएगी? 1। और डिवाइड किसका होगा? फैक्टोरियल 1 का। जो b की पावर होती है उसका डिवाइड करते हैं फैक्टोरियल 1 प्लस, फिर आप इस पावर को और आगे ले जाओ तो यहाँ n तो पहले से था, n माइनस 1 और हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे a की पावर n माइनस 2 और b की पावर हो जाएगी 2 अपॉन क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 2। चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिख दो इसको, ये हो जाएगा। और एक वर्ड और आगे लिखिए अगर आप लोग यहाँ पे n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, a की पावर n माइनस 3 और b की पावर 3 अपॉन क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 3। अब आपसे कोई लास्ट टर्म पूछे बताओ क्या आएगी? तो लास्ट a की पावर 0 हो जाएगी और क्या आपको पता है लास्ट में b स्क्वायर बचता है और b की पावर क्या हो जाएगी? n। और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होता होता क्या बचेगा? देखो यहाँ पे यहाँ बचेगा n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 और 1, a की पावर 0 एंड b की पावर n और डिवाइडेड बाय क्या करोगे? फैक्टोरियल n। जो b की पावर होती है उसी का ही फैक्टोरियल का क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ठीक है, मुझे बताओ ये क्या लिखा हुआ है? फैक्टोरियल n लिखा हुआ है, तो ये इससे क्या है? कट जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में क्या बचने वाला है? केवल b की पावर n बचने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे बार बार लिखते चले जाओगे यहाँ पे तो ये लास्ट में 1 बचेगा यहाँ पे और a की पावर 0 हो जाएगी और b की पावर n। तो ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल n, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है क्या लिखा हुआ है? फैक्टोरियल n लिखा हुआ है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा। तो देखो क्या होगा? a प्लस बी की पावर n जो है, तो यहां देखो a की पावर n ही बचेगा केवल, ये तो b की पावर 0 कितना? 1 और फैक्टोरियल 0 भी कितना होता है? 1 प्लस यहां बचेगा n इंटू a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 और यहाँ पे n इंटू एन माइनस 1 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। एक और लेता हूँ n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 a की पावर n माइनस 2 और b की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 और प्लस लास्ट में क्या बचने वाला है? b की पावर n बचने वाला है बस। तो ये बायनोमियल एक्सपेंशन है आप लोगों का
ये वैल्यू पुट करनी है बस आपको, सो है सारी। अब कितना भी बड़ा आपको कोई a प्लस बी की पावर 4 खोल ले तो आप ये कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। याद रखने का तरीका दोबारा समझ लो क्या करना होता है। सबसे पहले a की पावर n आती है, फिर n को आगे लाते हैं और a से एक पावर कम करते हैं और b पे एक पावर रेज करते हैं। जो b पे पावर होती है उसी का फैक्टोरियल का डिवाइड करना है बस। और यहाँ पे उसके बाद फिर n-1 को भी आगे ले आते हैं मल्टीप्लाई में, और इससे एक पावर कम करेंगे तो n-2 हो जाता है ये, और b स्क्वायर होगा अपॉन फैक्टोरियल 2 होगा। तो इस तरह का याद रखने का तरीका है। फिजिक्स में आपको कहीं भी यूज नहीं होगा ये, है ना। यूज जो होगा मैं बता रहा हूँ क्या यूज होता है। यूज जो होता है फिजिक्स के अंदर जो काफी बार यूज होगा, ये वाला पार्ट कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो आपको जो यूज होगा वो होगा आपके पास 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन, 1 प्लस एक्स की पावर n, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपको पता है, यहां पे a इक्वल टू कितना है 1 रखना है और b इक्वल टू क्या रखना है x रखना है। तो इसी में आपको क्या करना है, a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू x। तो क्या हो जाएगा, जहां भी a है वहां पे 1 रखना है, तो ये तो सब क्या हो जाएंगे 1 ही हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 प्लस ये क्या हो जाएगा n, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे x, तो 1 प्लस एन एक्स प्लस, यहां देखो यहां n इंटू एन माइनस 1, a की जगह 1 रखना है, b की जगह क्या रखना है x रखना है, तो एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। तो क्या हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। ऐसा ही n इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। इस तरह से इसका क्या होगा एक्सपेंशन हो जाएगा, और लास्ट टर्म क्या होगी बताओ, x की पावर n होगी, ठीक है। तो इस तरह से इसी में ही मैंने क्या किया, x की जगह 1 पुट किया, सॉरी a की जगह 1 पुट किया है एंड b की जगह क्या पुट कर दिया x। तो ये वाली चीज याद रखनी है, 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन जो होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर n इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब, ये होता है, ठीक है। ये कहीं यूज नहीं होते दोनों, ये भी जो है ज्यादा यूज नहीं होता है। जो यूज होगा होता तो मैं आपको क्या होता है ना, क्या होता है, अगर मैं कहूं आपसे कंडीशन जो है ये इंपॉर्टेंट है बस, इफ x इज वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू 1, ये चीज है। अगर x बहुत छोटा है तो आप एक्स स्क्वायर और हायर देन एक्स स्क्वायर जो टर्म्स है उनको क्या कर दो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर कोई चीज छोटी होती है 1 से, उसकी अगर पावर बढ़ाएं तो वैल्यू और छोटी हो जाती है, ये बात जानते हो सब लोग। जैसे 1/2 है आपके पास, इसकी पावर 1 है, क्या वैल्यू आएगी इसकी 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर करो क्या आएगी 1/4, तो चीजें और छोटी हो जाती है। और ये तो 1 से क्या है बहुत ही ज्यादा छोटी है, मतलब 0.01 के आसपास है। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 0.004, क्यूब करेंगे तो क्या होगा और छोटी हो जाएगी। तो यह बात कंडीशन याद रखनी है, इफ x इज वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू 1 देन एक्स स्क्वायर एंड हायर देन एक्स स्क्वायर टर्म्स क्या होंगी, नेग्लेक्ट कर दो। तो आप लिखेंगे देन एक्स स्क्वायर एंड हायर देन एक्स स्क्वायर टर्म्स कैन बी नेग्लेक्टेड, तो इनको आप नेग्लेक्ट करने का मतलब क्या होता है, जीरो मानना, है ना। उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है तो फिर एक्स स्क्वायर को भी क्या कर दो जीरो, ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगी आपकी जीरो, बाकी सब क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे। तो क्या बचाएगा केवल आपका कि 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस एन एक्स होता है, ये वाला टर्म बचेगी केवल अकेली, बाकी जीरो कर दिया आपने। तो यही आपका इंपॉर्टेंट है ना, यही आपका फिजिक्स में जो होता है, इसी पे हम जो है 5 स्टार लगाएंगे। तो ये इन सब का कोई मीनिंग नहीं है अपने पढ़ने का, पर ये बात आपको याद होनी चाहिए, पर ये आती यहीं से निकल के रहे, ठीक। कोई क्वेश्चन अगर पूछ लेता है तो आप वो भी आगे का भी कर सकते हो, पर ज्यादातर मैक्सिमम टाइम पे 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल्स टू क्या होगा 1 प्लस एन एक्स होगा। पर कब होगा ये कंडीशन याद रखनी है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि x इज लेस देन एज कंपेयर टू क्या 1, ठीक, तो ये ध्यान रखना है। तो 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स। जैसे तुम्हें एक
क्वेश्चन आपको एक यही होगा, बस इतना ही आपको थ्योरी है इसमें। आज क्वेश्चन करते हैं एक दो पैसा भी। जैसे क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं आप लोग। क्वेश्चन लिख लो चाहे एग्जाम्पल लिख लो। x प्लस वाई की पावर 6 को खोलना क्या आएगा? तो कैसे याद रखना था आपको? सबसे पहले क्या आता है, x की पावर 6 आता है। फिर x पे एक पावर कम करते हो, क्या जाएगा? x की पावर 5 और y की पावर कितनी? 1। ठीक है। और यहां क्या आता है, आप जब पावर कम करते हो तो 6 आगे आ जाता है ना, और वो फॉर्मूला था ना आप लोगों का। उसके बाद क्या करते हो आप लोग, यहाँ पे 6 गुणा 5, यहाँ क्या हो जाएगा, x की पावर 4, और क्या हो जाएगा यहाँ पे वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 2। फिर क्या होगा, और पावर कम करो तो 6 गुणा 5 गुणा 4, तो यहाँ कितना आएगा आपके पास एक्स क्यूब, और वाई की पावर भी क्यूब अपॉन कितना फैक्टोरियल 3, प्लस 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। ठीक है। इधर देखो आप लोग, लास्ट में क्या हो जाएगा, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा एक्स की पावर 1 वाई की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, और लास्ट टर्म क्या हो जाएगी बताओ, वाई की पावर 6, है ना। वो तो कट जाते हैं बाकी तो वही काम किया मैंने, यही काम। जैसे सबसे पहले एक्स की पावर n रखते हैं, फिर इस पावर को आगे लाते हैं, एक पावर कम करते हैं, और वाई पे एक पावर रेज करते हैं, और यहाँ पे फैक्टोरियल 1। इसके बाद इसको 5 को भी आगे लाते हैं और एक पावर कम करते हैं, और एक वाई पे क्या करते हैं, रेज करते जाते हैं। तो इस तरह से इसको आप लोग सॉल्व करते हो। तो सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा उसे पता है आप लोगों को कितना आएगा है। तो ये तो ठीक है। ये कितनी बार कट जाएगा, यहाँ पे 3 बार कट जाएगा। फैक्टोरियल 2 कितना होता है, 2 होता है। फैक्टोरियल 3 कितना होता है, 6 होता है, 6 कट जाएगा ये। ठीक है। फैक्टोरियल 4 कितना होता है, 24 होता है ना। तो 24 कट जाएगा यहाँ से, ये वाला पार्ट दोनों हट जाएंगे, ये खत्म हो जाएगा 24, 6 के 24। और फैक्टोरियल 5 कितना होता है आपका, 120 होता है ना। तो ये 120 होता है, तो यहाँ पे ये कितना हो गया, 24 नहीं 5 4 3 2, हाँ हो गए, पूरा कट गए। 120 होते हैं ये पूरे, खत्म हो गए। तो कुल मिला कितना बचा देखो अभी यहाँ पे, ये हो जाएगा x प्लस वाई की पावर 6। अगर आपको खोलना है तो क्या हो जाएगा, x की पावर 6 प्लस 6 x की पावर 5 वाई, प्लस यहाँ कितना होगा ये 15 x की पावर 4 वाई स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना 20 x क्यूब वाई क्यूब, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ हो जाएगा 15 केवल ये 15 x का स्क्वायर वाई की पावर 4, प्लस यहाँ बचा केवल कितना x की पावर कितनी बचेगी 6 x की पावर 5 नहीं x y की पावर 5, और लास्ट में क्या हो जाएगा y की पावर 6। तो इस तरह से आप इसका एक्सपेंशन कर सकते हो, है ना। आपको केवल एक्स स्क्वायर का याद था, एक्स क्यूब का याद था। अगर आप कितनी भी पावर हो, आप इससे एक्स का एक्सपेंशन कर सकते हो। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, वो मैथ में पढ़ लेना ज़्यादा, कि आगे से और पीछे दोनों से ये सेम कोफिशिएंट आते हैं इनके। यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे कितना आता है 6 आता है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे क्या आता है 15 आता है, और ये बीच वाला पार्ट है ये यहाँ पे। तो ये चीज़ और होती है, इसका यूज होता है मैथ में, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा, पर अपने वो कहीं नहीं आने वाला है। ठीक। और बायो में तो बिल्कुल ही सोचो मत इसके बारे में कि ये कुछ ऐसा आएगा। बायो में अगर आएगा तो क्या आएगा, केवल ये वाला पार्ट आएगा। अब कैसे आता है ये भी समझ लेते हैं। वो देखो जरा, इसे मैं आपसे बोलूं, क्वेश्चन जो है आपका, आप √25 निकाल सकते हो, कितना आता है 5 आता है। √26 निकालो, बताओ कितना आएगा। √26 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए क्या करना है, इसका यूज करना है। अब कैसे करते हैं, इसको क्या लिखना है 25 + 1, ठीक है, कि पावर कितनी होगी हाफ। इसमें से अगर मैं 25 बाहर निकालूंगा तो 25 के साथ पावर के साथ बाहर निकलता है। ठीक है भाई, 25 बाहर निकालूंगा इस रूट में से, तो रूट के साथ 25 आएगा। यहाँ क्या बचेगा 1, 25 निकल गया ना बाहर, और यहाँ पे 25 है नहीं, तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे।
की पावर कितनी, हाफ। तो ये कितना हो गया आपका 25 का रूट कितना 5, ये 5 हो गया। और यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1/25। अब ये x है ना, तो ये x 1/25 1 से छोटा है कि नहीं, छोटा ही तो है, 25 टाइम छोटा है। तो आप लिखेंगे क्योंकि x जो है बहुत बहुत छोटा है 1 से, इसलिए 1 + x की पावर n क्या होता है, 1 + nx होता है। तो आप क्या लिखेंगे इसको, देखो ये लिखोगे आप लोग 5 × 1 + 1/25 की पावर हाफ इक्वल टू क्या होगा, 5 तो मल्टीप्लाई में चल रहा है, इसको क्या लिखना है 1 + nx। तो 1 + n की वैल्यू कितनी है 1/25, सॉरी n की वैल्यू तो हाफ है, n की वैल्यू हाफ है और x की वैल्यू क्या आपके पास 1/25। तो यहां लिख देंगे 1/25। ठीक, अब चाहो तो 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 5 + 1/2 1/25 × 5 है ना, 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने बार कट जाएगा यहाँ पे 5 बार। तो 5 + क्या हो जाएगा 1/10, तो कुल मिला के 5 + 0.1, तो रूट 26 की जो वैल्यू है लगभग कितनी आ जाएगी यहाँ पे 5.1 आ जाएगी। तो इस तरह से आप लोग जो है रूट की वैल्यू निकाल सकते हो इसका यूज करते हुए। तो आपको इस तरह से 2 पार्ट में तोड़ना है किसी रूट को, यहाँ पे एक 1 होना चाहिए, बाकी पार्ट यहाँ होना चाहिए। और फिर यहाँ से जो जिसका आप परफेक्ट रूट जानते हो उसको बाहर निकाल लो, और बाकी जो है यह बन जाएगा 1 + x की पावर n = 1 + nx। ठीक, अगर मैं कराऊंगा नहीं आप लोग कितने का कर लेना है, रूट 101 का करना है वैसे मान लो, तो क्या करना है 100 + 1, तो 100 बाहर निकल आएगा 1 + 1/100 और फिर वही बात बन जाएगी, आ जाएगा ना। अच्छा, कई बार जो एक क्वेश्चन मैथ में है आपके में, ये डेसिमल नंबर के 1 पॉइंट बाद तक आंसर आया, वो बोलता है डेसिमल नंबर के 2 पॉइंट तक आंसर फाइंड करो, तो क्या करेंगे फिर, तो फिर आपको ये टर्म और कंसीडर करनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने क्यों क्या है केवल ये टर्म कंसीडर किए, इससे केवल आप लोगों का डेसिमल के 1 डिजिट तक आपका आंसर आया है। अब डेसिमल के 2 डिजिट तक आंसर चाहिए या 3 डिजिट तक आंसर चाहिए, तो आपको ये फिर इसके बाद ये भी करनी पड़ सकती है ना। तो ये बात वो क्वेश्चन बोलेगा कि भाई एक क्वेश्चन है मैथ वाले को सीट में वैसे है कि डेसिमल के 3 डिजिट तक आपको रूट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसके साथ ये वाली टर्म भी क्या रखनी पड़ेगी, आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। तो क्योंकि यहाँ से और छोटी वैल्यू आएगी निकल के, तो आप जो है देख सकते हो यहाँ पे एक टर्म और जुड़ती कुछ यहाँ पे 0.01 की कुछ, तो फिर आप क्या होता है यहाँ पे ये 10 डेसिमल के 2 डिजिट तक भी आप फाइंड कर सकते थे। ठीक, तो वो कर लेना आप सीट में ही। अब देखो और क्या होता है इसका यूज, एक क्वेश्चन कराते हैं लास्ट। वन + x की पावर n = 1 + nx। वो कई बार आपको जब फिजिक्स में बोलेगा नहीं कि ये लगाओ, आप लोग आपको खुद ही सोचना है कहीं ऐसा बन रहा है भाई ये एक जगह बहुत बड़ी अंक संख्या है, एक जगह बहुत छोटी संख्या है, इसकी पावर भी लिख रही है कुछ, तो इसको सोल्व करना पड़ गया, तो आपको सोचना पड़ेगा कि 1 + nx कर सकते हो इसको। ठीक, इसे एक क्वेश्चन है आपके पास, तो एक फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लेते हैं उसको, हालांकि काफी प्रसिद्ध फॉर्मूला है वो, आइंस्टीन ने दिया हुआ है, इफेक्टिव मास वाला, E = mc² एनर्जी का है वो। एक फॉर्मूला और है, रिलेटिविटी के प्रिंसिपल से निकलता है वो, m इफेक्टिव। कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो उसका मास क्या है, चेंज हो जाता है ना, जब मूव करेगा तो उसका मास जो चेंज हो जाएगा, तो इफेक्टिव मास का फॉर्मूला है, यहाँ लिखो इफेक्टिव मास ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, इफेक्टिव मास ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला आपको m इफेक्टिव EFF = m0/1 - b² का अंडर रूट, ये एक फॉर्मूला है, याद भी रखना, ये काफी प्रसिद्ध फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे ये m0 क्या चीज है, m0 है रेस्ट मास, जब पार्टिकल या ऑब्जेक्ट रुका हुआ था तब उसका मास क्या था, क्योंकि वेलोसिटी के साथ साथ जो मास होता है क्या हो जाता है, चेंज होता रहता है, तो इफेक्टिव मास आपका निकल कर आएगा। तो m0 क्या चीज है आपका, रेस्ट मास, इसको रेस्ट मास बोला जाता है, रेस्ट मास।
ठीक है। और एम इफेक्टिव क्या है? इफेक्टिव मास है, इफेक्टिव मास। और v क्या है? उसकी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। और c क्या चीज है? स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। अगर मैं यहां से पूछूं, अगर कोई ऑब्जेक्ट या फिर आप लोग c की स्पीड से चलने लग जाएं तो आपका मास कितना हो जाएगा? तो यहां देखो, यहां पे c, यहां पे c, तो क्या बच जाएगा? 1 बचेगा। 1 माइनस 1 क्या होगा? 0। तो m अपॉन 0 क्या होता है? और किसी भी चीज में 0 का डिवाइड करते हैं इन्फिनिटी, तो आपका मास जो है इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर आप c की स्पीड से चलने लगे तो फिर दुनिया में आपको कोई रोक नहीं सकता, ओके। आप क्या इन्फिनिटी मास के जो है ऑब्जेक्ट बन चुके हो। पर ये आपको पता है इतनी पॉसिबल है ही नहीं किसी की स्पीड, और c से ज्यादा स्पीड किसी की नहीं है। सब ज्यादा स्पीड अभी तक जो है लाइट की स्पीड होती है, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस के बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब क्वेश्चन जो मेरा ये है यहाँ पे, इफ m0 कितना है आपका? 10 kg है, ठीक है। और v आपका दिया 3 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड, है ना। और आप c जानते हो, c कितना है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। अभी b कमी है, अभी भी, है ना। तो आपको m इफेक्टिव फाइंड करना है, फाइंड m इफेक्टिव। तो m इफेक्टिव कितना निकल के आएगा इसका, ये बताना है। फाइंड m इफेक्टिव। तो वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे, तो आपका जो m इफेक्टिव बनेगा यहाँ पे, वो m0 कितना है? 10 kg का। 1 माइनस v की वैल्यू पुट कर दो, 3 इंटू 10 की पावर 7 का होल स्क्वायर, 3 इंटू 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर। और इस सब की पावर कितनी है? हाफ, है ना। नीचे हाफ लिख दो, इस चीज को, पावर को रूट मत लगाओ, हाफ लिख दो। तो यहां देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 अपॉन 1 माइनस 9 इंटू 10 की पावर 14, 9 इंटू 10 की पावर 16 स्क्वायर कर दिया। और पावर कितनी है अभी भी इसकी? हाफ। तो 9 से 9 कैंसिल, यहाँ बचेगा 2 पावर बच जाएंगे ये। तो कुल मिला कर देखा जाए तो क्या हो जाएगा ये? 10 अपॉन 1 माइनस में 1/100, है ना। 2 पावर बची नीचे यहाँ पे, कि पावर कितनी? हाफ, ठीक। आप इस पावर को ऊपर लेके जाओ तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस की। तो क्या होगी? देखो यहाँ पे 10 इंटू 1 माइनस में 1/100 की पावर कितनी है? -1/2। कहाँ आ गए आप लोग? 1 प्लस nx पे आ गए। अरे वही तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे फिर से, क्योंकि x जो है बहुत बहुत छोटा है किससे? 1 से। तो 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होता है? 1 प्लस nx होता है। तो अगर वो फॉर्मूला यहाँ पे लगाया जाए तो 10 इंटू यहाँ पे 1 प्लस nx, n कितना है यहाँ पे? -हाफ। जो माइनस है तो माइनस रहेगा यहाँ पे। और इसकी पावर कितनी है? -हाफ इंटू कितना दिया है? 1/100, ये आ जाएगा, ठीक है। अरे भाई 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू क्या था? 1 प्लस nx था। अगर मैं पहले से माइनस होता यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होता? माइनस आता ना। तो वो माइनस तो है ही यहाँ पे, ये वाला माइनस तो ये है जो इनके बीच में है। और ये क्या है? पावर का माइनस है, क्योंकि पावर भी किस बार कैसी है? इस बार नेगेटिव है। तो ये वाला हो जाएगा। तो कुल मिला कितना बचा यहाँ पे? ये बचा 10 इंटू 1 प्लस, या फिर इसको 1/2 लिख दो चलो, और इसको लिख दो आप लोग 0.01 लिख दो। 100 को लिख सकते हो ऐसा आप लोग। 1/100 क्या होता है? 0.01। 10 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्लस 5 इंटू 0.01, तो 10 प्लस 0.05। तो आपका जो m इफेक्टिव आ जाएगा 10.05 kg। तो मास आपका बढ़ गया। कितना मास बढ़ा है? ये 50 ग्राम मास बढ़ गया, मतलब, है ना। तो ये चीज़ है। तो अगर आप इतनी स्पीड से चलोगे तो आप 50 ग्राम मास बढ़ जाएगा 10 kg के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को देखो, वो बोलेगा नहीं हो कि बाइनोमियल से सॉल्व करना है वाला है, तो ऑटोमेटिक आपको फिर जो है दिमाग में आ जाएगा कि मुझे ये वाली चीज़ लगानी है इसको सॉल्व करने के लिए, है ना, ये चीज़। नहीं तो यहाँ पे 99/100 का रूट लेते हो, फिर वही प्रॉब्लम, ठीक। तो ये इस तरह से आप लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो लास्ट वाला पार्ट है 1 प्लस nx वाला याद रख लो, फिजिक्स के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे उसमें। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, कल पढ़ते हैं।
थैंक यू।